हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेशनल कॉमर्स एकेडमी। आज आप लोगों से मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक कवर करने जा रहा हूं। और ये टॉपिक सिर्फ एक पार्ट 1 है, पार्ट 2 अभी आना है, इसका बाकी रहेगा मेरे बच्चों। इसमें मैं आपके फ्यूल के 4 प्रिंसिपल्स की बात करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये प्रिंसिपल समझ में आए। जिन्होंने भी मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आपका प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल। सबसे पहला है मेरे बच्चों डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है मेरे बच्चों? एक महान वैज्ञानिक फ्यूल ने ये बोला कि आप पूरे काम को एक बंदे को देने की बजाय आप क्या करिए मेरे बच्चों, काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दीजिए और उसको एक पूरा काम देने की बजाय उसको उस काम का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट दीजिए। एंड जब वो पार्ट आप देंगे तो एज पर द कैपेबिलिटी एंड एज पर द क्वालिफिकेशन आप उन्हें वो काम दीजिए। जब वो इंसान या जब वो एम्प्लॉय उस काम को बार बार करता रहेगा तो उसकी एफिशिएंसी लेवल इंप्रूव होगी और कंपनी में रिसोर्सेज की वेस्टेज कम की जा सकती है। तो चलिए डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ते हैं मेरे बच्चों। द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। आप पूरे काम को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करिए मेरे बच्चों, बांट दीजिए। इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन, आप सबको, आप एक इंसान को पूरा काम मत दीजिए, उसको उस काम का एक छोटा सा यूनिट आप उसको असाइन कर दीजिए। जब आप काम असाइन कर रहे होंगे, उसको वो छोटा सा पार्ट दे रहे होंगे, तो आपको क्या देखना है मेरे बच्चों, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी क्वालिफिकेशंस और उसका एक्सपीरियंस देखते हुए करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी स्कूल में पढ़ाता हूँ और मैं हूँ कॉमर्स का टीचर और उन्होंने कहा कि सर आज से आप केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो मेरे बच्चे तो फेल हो ही जाएंगे, है ना। तो एज पर द क्वालिफिकेशन, कैपेबिलिटी और एक्सपीरियंस को देखते हुए आप लोग मुझे काम दे दीजिए। इसके बाद बेटा, जब वो इंसान उस काम को बार बार करेगा तो वो उस काम में परफेक्ट हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा और उसका एफिशिएंसी लेवल क्या होगा मेरे बच्चों, इंप्रूव होगा। क्या बात सबको क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब मेरे बच्चों, आपको बोर्ड एग्जाम में करना क्या होगा, जब भी कोई प्रिंसिपल आएगा तो आपको उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट भी लिखने पड़ेंगे कि अगर मैं इस प्रिंसिपल को फॉलो करूंगा तो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा और अगर मैं नहीं फॉलो करूंगा तो नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा। देखिए बच्चों, बड़ा सिंपल है। अगर मैं इस प्रिंसिपल को फॉलो करूंगा तो सबसे पहला स्पेशलाइजेशन तो आ ही जाएगा हमारे एम्प्लॉय में, क्योंकि वो एक काम को बार बार करेगा और जब वो बार बार करेगा तो उसकी एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी। अब इसी का रिवर्स कर देते हैं बच्चों, अगर नहीं फॉलो करेंगे तो एफिशिएंसी तो बिल्कुल ना आने की, स्पेशलाइजेशन भी नहीं आएगा और हो सकता है आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो काम को डुप्लीकेशन में कर दें। मतलब एक बंदे ने कोई काम करा, दूसरे बंदे ने भी वही काम कर दिया, तो चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको डिवीजन ऑफ वर्क क्लियर हो गया होगा। सेकंड प्रिंसिपल पर आते हैं। सेकंड प्रिंसिपल है मेरे बच्चों अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये अथॉरिटी का मतलब क्या होता है सर? देखिए बच्चों, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। मैं अपनी कंपनी में डिसीजन ले सकता हूं। अब आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं एक अंकल सबसे ऊपर खड़े हैं, तो उनके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है मेरे बच्चों। ही हैज द पावर टू टेक द डिसीजन। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बच्चों? रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई साहब देखिए कितना बर्डन है इनके ऊपर। तो बिल्कुल उसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन यानी ड्यूटी, कि मुझे अपने काम को टाइम पर खत्म करना पड़ेगा। अब ये फ्योल अंकल ने क्या बोला इस प्रिंसिपल में? उन्होंने ये बोला कि आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बैलेंस बनाकर चलिए। ठीक है, जितनी आप अथॉरिटी दे रहे हैं किसी इंप्लॉय को, उतनी ही आप उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दीजिए। और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो आप उसे अथॉरिटी भी दीजिए। ऐसा क्यों करिए, आइए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। ऐसा इसलिए करिए क्योंकि आप
क्या करेंगे मेरे बच्चों, ये डिवीजन ऑफ वर्क गलत आ गया है, ये नहीं है यहाँ पर, इसको आप हटा दीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप क्यों ऐसा करेंगे मैं आपको ये बता रहा था, क्योंकि अगर अथॉरिटी आपके पास ज्यादा होगी और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको नहीं दूंगा तो मेरे बच्चों आपके पास नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। क्या आएंगे मेरे बच्चों, नेगेटिव रिजल्ट, क्योंकि जिस बॉस के पास अथॉरिटी ज्यादा होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, तो वो अपनी उस अथॉरिटी को मिसयूज करेगा। क्या करेगा मेरे बच्चों, मिसयूज करेगा और उससे नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। जैसे अब मैं किसी बॉस को ये कह देता हूं कि आपके पास सारी अथॉरिटी है, आपको जो डिसीजन लेना है वो ले लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। अब अगर किसी इंप्लॉई से उसकी कहा सुनी हो गई या वो इंप्लॉई से चिढ़ता है तो उसने उसको सीधे फायर ही कर दिया, तो बेटा ऐसे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ऐसे नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। अब मेरे बच्चों अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दूं और आपको अथॉरिटी ना दूं तो क्या होगा, तो आप अपने वर्क को कभी भी टाइम पे खत्म कर ही नहीं पाओगे। भाई मेरे एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैंने एक एम्प्लॉय को बुलाया और मैंने उससे बोला कि सुनो भाई एम्प्लॉय, आज शाम तक 3 बेड बन के रेडी हो जाएं। ये मेरे बच्चों मैंने उसके सर पे क्या डाल दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन मेरे बच्चों मैंने उसको लकड़ी खरीदने की अथॉरिटी नहीं दी और लकड़ियां हो गई खत्म, तो इस बेचारे की क्या गलती, वो बेचारा तो ये कहेगा कि सर आपने अथॉरिटी नहीं दी थी, इसी वजह से मैं वर्क को टाइम पे खत्म नहीं कर पाया। तो बड़ा सिंपल सा काम है मेरे बच्चों, फेयोल अंकल ने क्या बोला कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बैलेंस बनाकर आपको चलना है। आगे चलते हैं बच्चों। अब पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा, देखिए अगर मैं पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करूं, अगर आप दोनों में बैलेंस बनाकर चलते हैं तो वो जो मैनेजर था जिसको आपने अथॉरिटी ही दी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी थी, तो वो अथॉरिटी का मिसयूज कर रहा था। लेकिन अगर आप बैलेंस बना के चलते हैं, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाल दीजिए, तो वो अथॉरिटी का मिसयूज नहीं कर पाएगा। और दूसरे वो जो बंदा जो बेड बना रहा था वो अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाइम पे खत्म कर पाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको नहीं फॉलो करते हो तो क्या होगा, भाई उल्टा कर देते हैं, वर्क कभी भी टाइम पे खत्म नहीं होगा। अथॉरिटी ज्यादा दे दोगे तो मैनेजर अथॉरिटी का मिसयूज कर सकता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ज्यादा दे दोगे तो भैया अथॉरिटी नहीं दोगे तो आपने अभी पिक्चर में भी देखा था ओवर बर्डन फील होगा, और फिर एक ओवर बर्डन एम्प्लॉय कंपनी के लिए कभी भी ढंग का काम नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है बच्चों, ये तो आपको भी बहुत जरूरी फॉलो करना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पर है रूल्स और क्या मेरे बच्चों, रेगुलेशन। तो फ्योल अंकल ने यहाँ क्या बोला पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर जल्दी से आपको स्लाइड शो कर दूंगा। फ्योल अंकल ने बोला कि डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल, हर लेवल पर डिसिप्लिन की जरूरत होगी, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो। बल्कि मेरे बच्चों टॉप लेवल पे तो डिसिप्लिन की ज्यादा जरूरत है। डिसिप्लिनरी एक्शंस सिर्फ लोअर लेवल के लिए नहीं बने। फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल में एक टीचर हूं और स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो मैं ऑब्वियसली टॉप लेवल पर हूं मान लेते हैं और आप लोअर लेवल पर हैं। अब अगर मैं ही डिसिप्लिन को फॉलो ना करूं, मैं टाइम पर ना आऊं, मैं आपको पढ़ाऊं ना, तो क्या आप पढ़ाई करेंगे, आप टाइम पर आएंगे, आप बिल्कुल भी टाइम पर नहीं आएंगे। तो यही है मेरे बच्चों प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। आइए समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज इट रेफर्स टू। इट रेफर्स टू कि आपको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रूल्स को फॉलो करना है। देखो ये तीनों अंकल कितने खुश हैं, एक अंकल दो आंटियां, ये कह रहे हैं कि भाई रूल्स को फॉलो करिए, ये डिसिप्लिन है। इसके बाद मेरे बच्चों आपके सुपीरियर से, आपका जो सुपीरियर है वो आपको बड़े अच्छे लेवल से जज करे, गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, आप एक हर लेवल पे एक अच्छे सुपीरियर को बिठाइए। थर्ड पॉइंट मेरे बच्चों, आप अपने कमिटमेंट्स को टाइम पे क्या करिए, पूरा करिए। आप एक्सक्यूजेस मत दीजिए कि भाई ये नहीं वो नहीं, जो कमिटमेंट है सलमान खान बन जाइए, जो वादा किया है सो एक बार जो कमिटमेंट कर दिया उसके बाद तो मैं अपनी भी नहीं सुनूंगा। आगे मेरे बच्चों क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए सबॉर्डिनेट्स में और सुपीरियर में। ठीक है बच्चों, तो डिसिप्लिन का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। अब मेरे बच्चों डिसिप्लिन हर लेवल पर क्यों जरूरी है, तो बच्चों फेयोल ने ये बोला कि डिसिप्लिन हर लेवल पे चाहिए, मैंने आपको अभी बताया था, क्योंकि अगर टॉप लेवल वाले बंदे डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो लोअर लेवल वाले कहां से रहेंगे।
इट शुड नॉट बी एप्लीकेबल। ये सिर्फ सबॉर्डिनेट्स के लिए नहीं है, बट डिसिप्लिन तो हर लेवल पर रिक्वायरमेंट है बच्चों, अगर कंपनी को अच्छे से चलना है तो। अब क्या इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा और क्या नेगेटिव इंपैक्ट होगा? देखो मेरे बच्चों, अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे तो एक वर्किंग सिस्टमैटिक तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चलती रहेगी। फिर उसके बाद मेरे बच्चों, डिसिप्लिन से एफिशिएंसी लेवल एम्प्लॉय का इंप्रूव होगा। अगर आप इसे नहीं फॉलो करोगे तो नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ने वाले हैं मेरे बच्चों? डिसऑर्डर होगा, कंफ्यूजन होगा और चाउस होगा। ठीक है, मतलब ये कंफ्यूजन ही है। एम्प्लॉय कभी भी सही से आपकी बात को समझ नहीं पाएगा। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करेंगे, तो डिसऑर्डर, कंफ्यूजन और चाउस होना जरूरी हो ही जाएगा, कि ये होगा ही होगा। अब इसके बाद मेरे बच्चों, आपकी रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगी, है ना, और आपके वर्क को पूरा करने में भी डिले होगा, क्योंकि आपके पास कोई डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है। ठीक है बच्चों, तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, यूनिटी ऑफ कमांड। ये तो बच्चों बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट लगा लेना, बोर्ड में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा है यूनिटी ऑफ कमांड। पहले मैं बताता हूं कि फ्योल अंकल ने बोला कि एक बॉस ही ऑर्डर दे अपने सबॉर्डिनेट्स को। अब मैंने पूछा ऐसा क्यों अंकल? फ्योल अंकल से मैं बात करता रहता हूं, मैंने उनसे पूछा ऐसा अंकल आप क्यों कह रहे हैं? तो फ्योल अंकल ने बोला कि देखो भाई, ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर एक से ज्यादा बॉस एक एम्प्लॉय को ऑर्डर देंगे, ठीक है, जैसे आप बच्चों अपने स्कूल में करते होंगे, मैथ्स वाले सर और अकाउंट्स वाले सर दो आपके बॉस हैं। मैथ्स वाले सर ने अपना होमवर्क दिया, अकाउंट्स वाले सर ने अपना होमवर्क दिया। तो मेरे बच्चों, आप पहली बात तो कंफ्यूज हो गए कि पहले किसका होमवर्क कंप्लीट करें। ठीक है बच्चों, तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो और चालाक बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेटा बहाने मारते हैं। मैथ्स वाले सर से कह रहे थे सर अकाउंट्स वाले सर का इतना होमवर्क था, हम वो कर रहे थे। अकाउंट्स वाले सर से क्या कह रहे थे, सर मैथ्स वाले सर का इतना होमवर्क था, हम वो कर रहे थे। तो ये एम्प्लॉय की प्रॉब्लम होगी। अब कंपनी में बॉसेस में भी तो ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। ईगो क्लैशेस इन द सेंस, अगर आपने मैथ्स वाले सर का होमवर्क कर लिया तो अकाउंट वाले सर मैथ्स वाले सर से चिढ़ रहे, वो कह रहे यार तुम्हारा होमवर्क तो बच्चा कर लेता है, हमारा क्यों नहीं कर रहा। अब अकाउंट्स का हो गया तो मैथ्स वाले सर ये कह रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो मेरे बच्चों ये भी चांसेस हो सकते हैं। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? एक एम्प्लॉय को ऑर्डर जब मिलेगा तो वो एक ही बॉस से मिले। ठीक है बच्चों, अब अगर वो एक ही बॉस से ऑर्डर लेगा तो उन्हीं के लिए अकाउंटेबल होगा, उन्हीं को आंसर देगा। अगर वो एक बॉस से ज्यादा से ऑर्डर लेगा, अगर उसको एक से ज्यादा बॉस ऑर्डर दे, तो मेरे बच्चों वो कंफ्यूज हो जाएगा, मैंने आपको अभी बताया था। और वो ये नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा कि किसके ऑर्डर को पहले एग्जीक्यूट करे। भाई सर पकड़ के बैठ जाऊंगा मैं तो, कि एक वो बॉस भी ऑर्डर दे रहे हैं, वो बॉस भी ऑर्डर दे रहे हैं, भाई किसका ऑर्डर पहले फॉलो करूं। ठीक है बच्चों, तो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होंगे अगर आप इसे फॉलो करोगे? तो जो एम्प्लॉय होगा उसके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे बच्चों, सब कुछ उससे क्लियर है कि क्या करना है। उसके बाद मेरे बच्चों, आपस में बॉसेस भी नहीं लड़ेंगे, नो ईगो क्लैशेस। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो एम्प्लॉय होगा उसकी अफेक्टिवनेस, वर्क करने की कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी, वर्क करने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, अगर आप इसे नहीं फॉलो करोगे तो नेगेटिव इंपैक्ट क्या होंगे? भाई कंफ्यूजन हो जाएगा, एम्प्लॉय सोचेगा अरे किसका पहले ऑर्डर फॉलो करना है भाई, मुझे क्या मालूम। उसके बाद मेरे बच्चे सबॉर्डिनेट्स एक्सक्यूज देना शुरू कर देंगे, वो कहेंगे अरे सॉरी सर, हम तो उन वाले बॉस का काम पहले कर रहे थे, उन्होंने कहा था हमारा काम बहुत जरूरी है, तो हम वो वर्क पहले कर रहे थे, इसलिए आपका नहीं कंप्लीट हो पाया। और तीसरा, बॉसेस भी आपस में लड़ाई कर सकते हैं, एक दूसरे का सर फोड़ सकते हैं, इसे कहते हैं ईगो क्लैश। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब अगली वीडियो जल्दी आएगी बच्चों प्रिंसिपल्स के ऊपर, वेट करिएगा। तब तक के लिए इसको स्टडी करिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।